हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये जो टर्म है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके ये जो साइन स्क्वायर वाला टर्म है ना उसको हम लीनियर टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। एक वो टर्म एक ही लाइन में आ जाएगा। तो कैसे चेंज होगा देखो, अगर इस फॉर्मूले का तुम यूज करो तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, जो आई नॉट स्क्वायर आर हमने कॉमन लिया था वो बाहर चला जाएगा, वो तो बाहर ही था पहले से वैसे, और ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ध्यान से देखो, अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा हम इधर ले जाएंगे तो कॉस 2 ओमेगा टी इधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में ये वाला 2, तो ये साइन स्क्वायर की जगह पे आएगा, ठीक है। इनटू में हम लिखेंगे डी टी। अब यहाँ से दो टर्म्स बनेंगे, एक तो 1/2 डी टी और एक cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो पहला टर्म है हमारा आई नॉट स्क्वायर आर, ये 2 पूरा चला जाएगा। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हमने पहला टर्म लिखा, उसके इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा डी टी, ठीक है, और कुछ नहीं पहला बचेगा। सिर्फ डी टी के साथ होगा ना? हाँ, दूसरा टर्म पहला होगा, सिर्फ स्मॉल डी होगा ना, वो तो टी। हाँ टी स्मॉल होगा, गुड। हाँ, दूसरा हमारा होगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये कॉमन लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक। ये हमारा दूसरा टर्म होगा। अब इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है। ध्यान से देखो कैसे इंटीग्रेट होगा। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है सिंपल, टी सिंपल तो ये आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 लिख दिया हमने, और डी टी का इंटीग्रेशन टी लिख दिया। 0 से टी तक इसमें लिमिट हम पुट करेंगे। ये दूसरा देखो, ये हमारा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 cos 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी, पर अपॉन में ये आएगा जो टी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिखेंगे 2 ओमेगा। हाँ, तो ये साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 और सर अगर साइन से जब cos हो जाते तो नेगेटिव आ जाते हैं ना? हाँ, जब साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। इसमें भी 0 से टी तक की लिमिट पुट करेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, लिमिट्स कैसे पुट करेंगे। सर वो तो माइनस हो जाएगा, वो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। हाँ, पूरा पहला वाला आ जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर आर टी एज इट इज हो जाएगा, एक्स माइनस 0 से हो जाएगा ना वो, टी माइनस 0, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ। दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखो। ये जो हमारा टर्म है दूसरा, वो है साइन 2 ओमेगा टी, तो उसमें जब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 तो बाहर कॉमन है ही, पहली बार हम रखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, ये कैपिटल टी, और फिर माइनस करेंगे साइन 0, साइन 0 माइनस करेंगे, ठीक है, अपॉन में 2 ओमेगा। हाँ, ये 2 ओमेगा है, ये भी रख देते हैं। खैर इससे अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा टर्म जो है ना वो 0 होने वाला है। देखो कैसे, लेफ्ट में हमारा क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई ओमेगा। तुमने पढ़ा होगा टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। एवरेज में भी हमने किया था यूज। तो अगर इस टाइम पीरियड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कुछ पाई का मल्टीपल आएगा, और साइन में कभी भी पाई का मल्टीपल आए 4 पाई, हाँ, तो वो हमेशा 0 आता है। तो ये 0 और साइन 0 तो 0 होता ही है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये पहला टर्म भी 0 आ गया, ये भी 0, 0 माइनस 0 0। तो पूरा इक्वेशन हमारा जो सॉल्व करके आंसर आया फाइनली वो हुआ आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें आरएमएस करंट निकालना है। तो आरएमएस करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन थी हमारी, तो अभी तक हमने क्या निकाला, अभी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे ना आई स्क्वायर आर टी निकालने के लिए। ये आई स्क्वायर में ओरिजिनल जो था ना वो आरएमएस था। अच्छा, हाँ, तो ये आई आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू आर टी, ये हमने इंटीग्रेट करके निकाला। अब वो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 के इक्वल। तो आई आरएमएस की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। तो कभी भी हमें करंट, किसी सर्किट का करंट पता हो
और पूछे कि आरएमएस करंट क्या होगा, तो √2 से डिवाइड कर देना। इसके अलावा अगर ईएमएफ पता हो और आरएमएस ईएमएफ पूछे, ये वाला जो आई नॉट होता है ना, याद रखना, आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाँ। करंट। उसी तरह ईएमएफ की पीक मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू होती है ई नॉट, ठीक है। तो उसको √2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये ई आर एम एस आ जाएगा, ठीक है। ये आई आर एम एस और ये ई आर एम एस। करंट की 3 अलग अलग वैल्यूज़ है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो यहाँ से आर एम एस करंट कैसे निकालेंगे, तो नाम पढ़ो इसका, आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। Root इसका mean एक फॉर्मूला यूज़ square। करेंगे हम, अंडर रूट भी होगा इसमें, स्क्वायर्स भी होंगे और मीन भी होगा। मतलब 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड By करो, ये 3। फॉर्मूला होता है। जितने टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करो और उसका मीन निकाल के रूट में करो, लेकिन ये सारी चीज़ें, इसलिए इस करंट का नाम है रूट मीन स्क्वायर। जब बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग करंट जा रहा हो तो ऐसे हम रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या फिर आएगा, आरएमएस अंडर रूट। हमने स्टार्ट में डिफाइन ही कैसे किया, आरएमएस एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, कितना हो गया, अंडर रूट 14/3। समझ आ गया। तो मैं पूछ रहा था कि हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि आरएमएस का जो कॉन्सेप्ट था वो आया ही कैसे किसी के माइंड में, कि इसके रूट लेके फिर सबका स्क्वायर करके उसका सम करके फिर उसका मीन निकालना। एक्चुअली हीट का जो फॉर्मूला था ना, जो जूल ने अपना लॉ दिया था, I²RT, हाँ ठीक है। तो वहीं उसी से को ये जैसे भी कॉन्सेप्ट आपने आया कि इंटीग्रेट जितने किया। भी I² है उनका मीन निकालो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अच्छा। तुम I² का मीन निकालोगे तो I² आएगा ना, I तो नहीं आएगा। हाँ तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये था कि जितने भी I² का मीन होगा वो I² के इक्वल कर दो, फिर वो रूट चला जाएगा उधर, तो बन गया आरएमएस करंट, अच्छा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि जब पूरे, मतलब बहुत सारे अप्लायंसेज हमारे घरों में होते हैं, तो सब में अलग अलग करंट जाता है, तो एक एवरेज करंट के लिए हमें क्या करना है, टोटल हीट वाले कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला आया। आरएमएस ही आती है, मतलब जो बिल में होता है वो आरएमएस होता है। हाँ, बिल आरएमएस से आता है, 220 वोल्ट। ठीक है। देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, पहले रुको। फेजर होता है रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी जो साइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रोटेटिंग वेक्टर बनाते हैं हम, जैसे डायग्राम ऐसे हम बनाया, ये वेक्टर रोटेट कर रहा है। हमें 2 चीज़ें पता होती है, इस वेक्टर की वैल्यू और ये एंगल, ठीक है। और ये वेक्टर क्या होता है, रोटेट करता है, मतलब सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो इसको हम फेज़र बोलते हैं, ठीक है। अब इस फेज़र की मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, इस फेज़र की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये वेक्टर रोटेट करता है, वो हमारा जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो हम अभी थोड़ी देर बाद फेजर डायग्राम में पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद बताता हूँ। मैंने बोला एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सेम आती है। कैसे आती है, सपोज एक सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, तो हम लिखते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। अब ये वैल्यू कैसे आती है, तो जो टोटल वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टोटल सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट होता है 2πr, ठीक है। और टाइम पीरियड मान लो किसी ऑब्जेक्ट को t टाइम लगाओ, ठीक है, तो इसको नीचे t लिख देंगे, r लिख देंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि 1 टाइम पीरियड ना फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो एक तो ये फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, पर एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। पर यहाँ पे हम ये बोलते थे कि ओमेगा हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पर अब से हमें याद रखना कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं, इसी ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो होगा 2π मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया। तो
की जगह एफ कर दिया। हाँ सर। एक बार फेजर डायग्राम समझ लो। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स। मतलब एक ऐसा डायग्राम होगा जिसमें हम करंट भी रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज भी रिप्रेजेंट करेंगे और उनको रोटेटिंग वेक्टर की तरह दिखाएंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो फेजर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से हम ड्रॉ करते हैं और वो एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह दिखाता है। कभी भी कोई साइन का या कॉस का इक्वेशन हो तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं, वो हमारा होगा फेजर डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है, उसी को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसी इसी टाइप की है। इसको देखो कैसे बनाते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरी इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम फेजर डायग्राम सिंपली ऐसे बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा नीचे रखो, यहाँ पे एंगल रखो ओमेगा टी, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख दो ई नॉट, सॉरी पहला जो छोटा सा मैंने बनाया इसको लिखो आई नॉट और इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा करो और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको लिख दो ई नॉट। तो ये हमें मिल गया फेजर डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज, एक ही डायग्राम में। फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता, नहीं है। हाँ यहाँ पे अपना एंगल लिख दो जो साइन का है और जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे लिख दो। अब ये जो सिंपल होता है, ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में कोई थोड़ा बहुत चेंज होता तो कैसे इक्वेशन ये बनाते हैं हम, देखो। अगर किसी में एक में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज करंट की जो वैल्यू है इसमें मैंने π/2 ऐड कर दिया, ठीक है, तब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा तो ध्यान से देखना, इसको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ईएमएफ वाले का एक एंगल है ओमेगा टी, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अपना एंगल लिख देंगे हम ओमेगा टी और इस मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे मैच करके लिख देंगे ईएम मतलब ई नॉट। तो ये ईएमएफ वाला बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आई वाला कैसे बनाएंगे, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर वन, आई वाले का जो ये लाइन जा रही है वो ईएमएफ से मतलब बहुत कम होनी चाहिए, आधा बना देना बिल्कुल ताकि डायग्राम सही लगे। और दूसरा, एंगल इससे π/2 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है उसको तुम π/2 लिखोगे, ओमेगा टी प्लस π/2। हाँ, तो ये पूरा एंगल दिखना चाहिए कि ओमेगा टी प्लस π/2 है। समझ आ गया। और इस वैल्यू को यहाँ पे मैच करके यहाँ पे आई नॉट लिख दो। टॉपिक का नाम है, आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेजिस्टर। एसी मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ का इक्वेशन लिखेंगे हम ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है मतलब आर। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ओम्स लॉ यूज़ करो। टोटल ईएमएफ होता है आई इंटू आर, तो ईएमएफ इक्वल्स टू लिख दिया मैंने आई इंटू आर। यहाँ से आई की वैल्यू आ गई ईएमएफ बाई आर मतलब ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर को मैंने लिख दिया आई नॉट। अब यहाँ पे ई नॉट और आई नॉट क्या है वो ध्यान से देखो। किसी भी ग्राफ में या किसी भी इक्वेशन में जो सबसे पहला टर्म होता है जिसको तुमने यहाँ पे ई नॉट लिख रखा है या आई वाले में आई नॉट लिख रखा है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो ये दोनों है वो एक ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है और दूसरा करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। इन इक्वेशंस की हेल्प से तुम अपना करंट निकाल सकते हो और जो भी मतलब पूछे वो निकाल सकते हो। अब पहला हमें पूछेगा कि ईएमएफ का और करंट का ग्राफ बनाओ। अब ये दोनों ग्राफ हमें एक ही ग्राफ में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इसमें दो चीज़ें मेंशन करनी है, एक तो ईएमएफ, दूसरा करंट। और ये ग्राफ बनाना है हमें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो ईएमएफ विद ओमेगा टी और करंट विद ओमेगा टी। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। तो ईएमएफ का इक्वेशन तुम लोग को पता है ई नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट का इक्वेशन तुम्हें पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो सिंपली यहाँ पे हमें साइन थीटा का ग्राफ बनाना है। और साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ऐसे जाता है। तो एक ग्राफ बनाना थोड़ा सा छोटा और दूसरा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना। पर दोनों ग्राफ में एक चीज़ होना चाहिए कि जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड होना चाहिए दोनों। ये ध्यान से देखो मैंने कैसे बनाया है।
क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि साइन के साथ जो मतलब टी के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है ना उसी को 2 पाई से डिवाइड करते हैं। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए सेम टाइम पे दोनों अपनी वैल्यूज़ मतलब फाइनल वैल्यूज़ और इनिशियल वैल्यूज़ पे पहुंचेंगी। ये ध्यान रखना, जो नीचे वाला ग्राफ है वो हमारा करंट का है और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो ईएमएफ का है। एग्जाम में पूछते हैं ऐसे ग्राफ बना देंगे, ई और आई नहीं लिखेंगे, तुम्हें खुद गेस करना होगा कि ई कौन सा है और आई कौन सा है। तो इसको अच्छे से करना। इस ग्राफ के बाद क्या होता है, एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब है एक ही ग्राफ के अंदर ईएमएफ और करंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको दिखाओ, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के साथ दिखानी है। ये वाला कर्व है और ये अब स्ट्रेट लाइन के साथ दिखाना है। तो क्या करना, यहाँ पे लिख देना आई, यहाँ पे लिख देना ई। क्योंकि दोनों के इक्वेशन में एंगल सेम है ओमेगा टी, तो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। अभी ये तुम लोग फेजर डायग्राम पहला पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, जैसे दूसरा और तीसरा पढ़ लोगे टोटल 3 होते हैं तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो ये फेजर डायग्राम देख लो, बहुत ही सिंपली होता है। जो एंगल होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, मतलब जितने एंगल पे ग्राफ है उतने एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब दोनों का एंगल सेम है तो दोनों की स्ट्रेट लाइन भी सेम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये दोनों नोट कर लो अच्छे से। पहले समझ लो इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। एक सर्किट बनाओ जिसका ईएमएफ टाइम के साथ चेंज हो रहा हो और उसमें एक इंडक्टर लगाओ। सिंपल। अब किसी भी लूप में या किसी भी सर्किट में हम एक ही रूल लगाते हैं जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ था कि डिफरेंस ऑफ नेट ईएमएफ इज 0। तो एक हमारे पास ये ई है, मतलब ये टोटल ईएमएफ, और एक कभी भी इंडक्टर लगा होता है तो ध्यान रखना इंडक्टर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम ईएमएफ में से एल डी आई बाई डी टी जो कि ईएमएफ की वैल्यू होती है इंडक्टर की, उसको माइनस करके 0 लिख देंगे। ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी इज़ 0। तो ये राइट साइड में जाएगा, तो ईएमएफ इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसको लिख दिया हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको नोट कर लो पहले। अब सब ध्यान से समझ लो। जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने उसके बाद आया डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इसके बाद बीच में एक स्टेप लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई मतलब करंट का इंटीग्रेशन, करंट आ जाएगा आई। साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना वो नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 इसलिए आई क्योंकि किसी भी ग्राफ में जो एवरेज करंट होता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल का जो करंट होता है वो हमेशा 0 आता है। और ये 0 तभी आएगा जब ये कांस्टेंट की वैल्यू 0, मतलब इसका रीज़न ये है कि एवरेज वैल्यू किसी भी ग्राफ के जो एवरेज करंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए ये 0 आएगा। खैर ये 0 जैसे ही हम करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस में और कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से तुम्हें क्लियरली पता चल रहा है कि ग्राफ के जो बाहर का कांस्टेंट है उसको हम आई नॉट लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद ध्यान से समझो क्या करेंगे। पहले हमने लिखा आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और हमें पता है कि साइन थीटा माइनस 90 डिग्री होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए हमने इसको चेंज करके साइन में लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इससे क्या होगा, ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो ईएमएफ का जो ओरिजिनल ग्राफ था, क्योंकि ईएमएफ की इक्वेशन कैसी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा वो साइन थीटा वाला बनेगा। और साइन थीटा का ग्राफ सिंपली ऐसे जाता है और ऐसे, मतलब 0 से पाई, उसके बाद फिर 2 पाई, ये होता है साइन का ग्राफ। ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि थीटा माइनस 90 डिग्री, यानी जो करंट वाला ग्राफ होगा ना वो इससे माइनस 90 डिग्री होगा, यानी या तो 90 डिग्री आगे से। कभी भी याद रखना, अगर इक्वेशन में माइनस करते हैं तो ग्राफ थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, और प्लस करते हैं तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होता है। यहाँ पे माइनस किया गया है इसलिए करंट का ग्राफ 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है ना,
तो ये वाला ग्राफ जो हमारा होगा वो π/2 यानी 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ्स में हम पढ़ते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 से, तो बस दोनों ग्राफ में और कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है ये वाला। और इसका जो मतलब जैसे ये π/2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2। तो ग्राफ की लेंथ वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्राफ में π/2 का फेज मतलब एंगल डिफरेंस है। इसको नोट कर लो अच्छे से। पहला इक्वेशन हमारे पास E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी, ये हमारा EMF का इक्वेशन है। और जो दूसरा इक्वेशन मिला वो हमें I का इक्वेशन क्या मिला, I इक्वल्स टू माइनस I0 cos ओमेगा टी, या फिर I0 के साथ अगर साइन में लिखें तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसे देख के क्या लग रहा है, इन दोनों का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो फेजर डायग्राम का मतलब होता है एक ही ग्राफ के अंदर तुम्हें EMF भी दिखाना है और वोल्टेज भी दिखाना है। तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक ग्राफ ऐसे ऊपर ले जाओ, इसकी वैल्यू यहाँ पे E0 लिख देना, तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा ये EMF वाला ग्राफ है। यहाँ पे इसका एंगल लिख देना ओमेगा टी, क्योंकि साइन के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी। पर जो I0 का ग्राफ है उसका π/2 एंगल डिफरेंस है, मतलब ये जो ओमेगा टी है ना इसमें से π/2 डिफरेंस लेना है। मतलब ध्यान से देखो, एक तो I0 का ग्राफ उससे थोड़ा सा छोटा बनाना, और दूसरा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक π/2 लिखना है। मतलब ये 0 से ओमेगा टी आगे है, पर ये वाला जो ग्राफ है ना उस ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे है। सिंपल सा है, इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। जब सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा AC सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर बना दो, उसके साथ एक EMF बना दो जो टाइम के साथ चेंज होता हो। कैपेसिटेंस में फॉर्मूला लगता है टोटल चार्ज का, Q इक्वल्स टू CV। और जब भी वोल्टेज मतलब जो EMF है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब चार्ज भी चेंज हो रहा होगा। तो करंट निकालना हो तो dQ/dt करते हैं। अगर सिंपली चार्ज चेंज नहीं होता तो करंट लिखते हैं चार्ज बाई टाइम, पर अगर चार्ज चेंज हो रहा होता है तो करंट को लिखते हैं dQ/dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक टर्म मिला हमें, साइन ओमेगा टी, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला ओमेगा, ये वाला सी और ये E0, ये तीनों मिल के जो होंगे वो हमारे कांस्टेंट बनेंगे। कौन सा कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं I0। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख देंगे I इक्वल्स टू I0 cos ओमेगा टी। इसको नोट कर लो। ये देखो यहाँ पे CV है ना, जो ये V वोल्टेज के लिए होता है, और वोल्टेज और EMF सेम होता है ना, तो मैंने ये जो EMF की इक्वेशन है इसी को वोल्टेज लिया है टोटल। ठीक है, ठीक है। पहला इक्वेशन था हमारा I इक्वल्स टू, मतलब पहला जो था वो EMF का था, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो E0 का जो ग्राफ है वो बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा का ग्राफ बना दो। लेकिन इस करंट वाले का इक्वेशन आया कॉस में, और I0 cos ओमेगा टी को हम किस में चेंज करेंगे, पहले साइन में। तो हमने इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ग्राफ नॉर्मल बनाओ, और दूसरे ग्राफ में मैंने पहले क्या रूल समझाया था कि जब ग्राफ में प्लस हो तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, और माइनस हो तो आगे शिफ्ट होगा। तो इसमें प्लस है, इसलिए ग्राफ की जो ओरिजिनल मतलब जो स्टार्टिंग होगी ना वो थोड़ी सी पीछे से होगी, तो उधर का ग्राफ हमें बनाना नहीं है। तो मतलब पीक वैल्यू से ही स्टार्ट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करो, ये π/2 पे आके मैक्सिमम होगा, मतलब 0 होगा, और फिर 3π/2 पे वापस 0 होगा, फिर ऐसे आगे जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ग्राफ बनता कैसे है। हमें इक्वेशन चाहिए, हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है फेजर डायग्राम। इसके लिए हमें क्या चाहिए, करंट की और EMF की दोनों की इक्वेशन चाहिए। EMF का है E0 साइन ओमेगा टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट का है I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मीन्स 90 डिग्री।
तो इसका ग्राफ इजीली बन जाएगा दोनों का, अच्छे से बनाना। पहला ग्राफ सीधा ले जाओ, थोड़ा सा बड़ा रखना और इसमें ई नॉट लिख दो और यहाँ पे लिख दो ओमेगा टी। तो ये वाला जो ग्राफ हमारा बन गया, ये बन गया ईएमएफ का फेजर डायग्राम, ठीक है। और दूसरे वाले ग्राफ में क्या करो, यहाँ से π/2 और आगे, मतलब 90 डिग्री आगे एक ग्राफ बनाओ, बट इससे छोटा रहना। तो ये हमारा हो गया आई नोट का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ में ना, यहाँ पे लाइन में, इस लाइन में आई लिखते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट लिखते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। तो तुम लोगों ने तीनों फेजर डायग्राम एक साथ बना लिए, मतलब अलग अलग बना लिए, समझ आ गया होगा। एक टॉपिक होता है LCR सर्किट, जिसमें हम तीनों सर्किट्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। एक्चुअली वो लास्ट ईयर सिलेबस से हट गया था, बट एक बार हम करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत तो है। तीनों एक साथ पढ़ोगे ना, अच्छे से समझ आएगा।